तो दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ में। डोनाल्ड ट्रंप साहब को 2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है। ये किस लिए नॉमिनेट किया गया? क्योंकि इनके द्वारा इजराइल और यूएई के बीच में जो पीस डील है उसको साइन कराया है, तो इसके चलते इनको नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला है। चलिए, ये की जा रही है नेक्स्ट ईयर की बात। आप लोग ये बताइए उससे नेक्स्ट ईयर किसको प्राइज मिलने वाला है? मैं गेस करूं, ये है यहाँ पर नेक्स्ट पर्सनैलिटी यानी कि चचा भतीजा को आने वाले टाइम में नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला है। जैसे ही मैंने फेसबुक पर ये कमेंट किया, ये पोस्ट डाला और ट्विटर पर बहुत सारे बच्चों के बड़े ही उल्टे सीधे कमेंट हैं तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इवन कई सारी ऐसी पोस्ट मैंने देखी जहां पर यूएसए के लोग भी इसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या मजाक चल रहा है, क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। अभी फिलहाल के लिए यही खबर है और ये एक सच्ची खबर है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, तो इसको आप लोग देखिएगा। चलिए, जो भी है एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा अगर इस तरीके कोई क्वेश्चन आप लोग आता है फ्यूचर में। थोड़ा सा नजर डालते हैं कर्मा के ऊपर। कर्मा क्या होता है? यहां पर बोला है कि कर्मा का कोई मेन्यू नहीं होता है। जैसे आप लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, भैया ये पंजाबी है, ये यहां पर एक तरीके से मतलब अलग अलग तरीके की डिशेज आप लोगों को देखने को मिलती हैं। शादी में जाते हैं वहां पे भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, पर लेकिन जो कर्मा है ना उसका कोई मेन्यू नहीं है। आप लोगों को वो मिलेगा जिस तरीके की आप लोग परफॉर्मेंस यहां पर देंगे। अगर आप लोग अपने कर्म अच्छे करेंगे तो मतलब एक तरीके से जो भी आप लोग डिजर्व करते हैं अपने कर्मों के हिसाब से वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? यहां पर ऑलरेडी डिफाइन कोई बाउंड्री नहीं है कि ये चीजें आप लोगों को मिलेगी। जिस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में कर्म करते जाएंगे, जिस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को लीड करते जाएंगे, तो उस तरीके से आप लोग को उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर सही तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे आप लोग, सही तरीके से अपने जो भी काम आप लोग कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे खेती कर रहे हैं, इवन चाहे अगर कोई एक माँ जो है बच्चे को पाल रही है, तो जिस तरीके से वो बच्चे को पालेगी उस तरीके से आगे चलकर आप लोगों को देखने को मिलेगा उसका रिजल्ट, यानी कि बच्चा किस तरीके से उसके अंदर जो भी संस्कार डाले गए हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये एक ऐसा एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसा रूल है, एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा लॉ है जिसको लाइफ में हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप लोग, कि जैसा आप लोग इनपुट दोगे वैसा ही आप लोगों को आउटपुट मिलेगा। और यहां पर कोई प्री डिफाइंड मेन्यू नहीं है कि इस तरीके से आप लोगों को आउटपुट मिलेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग इसलिए कहा जाता है कि जो भी कर्म आप लोग आज कर रहे हैं उसका फल आप लोगों को जरूर मिलेगा, पर लेकिन कर्म करते टाइम कभी भी फल की चिंता न करें। अगर कर्म अच्छे होंगे तो फल हमेशा आप लोगों को अच्छा ही मिलेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि लाइफ में हमेशा अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश कीजिए। कुछ भी अगर माइंड में कुछ गलत आता है उससे अपने डिस्टेंस बनाकर रखिए। कुछ ऐसे लोग जो लाइफ में आप लोग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनसे डिस्टेंस बना के रखिए, तभी आप लोग माइंड को शांत रखकर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है बे ऑफ बिस्के। जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए। कल आप लोगों को मैंने यहां पर ये कार्टून दिखाया था, तो ये है रेखा चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के चलते काफी ज्यादा न्यूज में, और मीडिया हाउसेज जो है टीआरपी के लिए 24 घंटे इन्हीं को वहां पर दिखाते रहते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में रियल न्यूज ने आकर आप लोगों के सामने टीआरपी कैच करने वाली न्यूज आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि पैसा कमाने का काम करती है। तो कोशिश करो जो भी मीडिया चैनल है उनसे दूर रहो, और कोशिश करो फॉलो करने की ऑल इंडिया रेडियो या फिर राज्यसभा टीवी, जहां पर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आइए अब आज के आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं क्या क्या आर्टिकल है। लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोगों को डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी। मेरे साथ में आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। कैसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? जैसे कि ये वाली इन्फॉर्मेशन होगी। चलिए कोई नहीं, जस्ट लाइक के एक तरीके से नहीं, मूड अगर थोड़ा सा वो नहीं होता है पूरे दिन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, पर लेकिन इतना नहीं कि वो आप लोगों का टाइम किल करने लगे, ठीक है? तो ये बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में, दोनों को कंबाइन कर आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर बात की जा रही है कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसको वोटिंग में यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे आखिर क्या है, किस तरीके से यूज करने की बात की जा रही है। बीटी कॉटन के बारे में बात की जा रही है जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी आप लोग बोलते हैं। तो देखते हैं क्या किस तरीके से हमारी कंट्री में इंपैक्ट डाल रही है, तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर आज के डेट में कंडीशन जैसी बनी हुई है कोविड-19 के चलते, जो एजुकेशन के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है और जिस तरीके से कंट्री डिवाइड हो चुकी है कि जिसके पास में इंटरनेट है, सर्विसेज है, एक साइड में वो लोग, और जिसके पास में नहीं है अवेलेबल एक साइड में वो लोग, तो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में आर्टिकल है, तो इसके ऊपर न डालेंगे। कोविड-19 की दवाई के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं आर्टिकल के ऊपर न डालेंगे। किसानों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसको भी हम लोग नजर डालेंगे इस आर्टिकल के ऊपर। आज का कार्टून देखते हैं क्या बात की जा रही है यहाँ पर। यह है कार्टून आप लोगों के सामने।
आप लोगों को दिखाना है यहाँ पर ये दोनों पर्सनैलिटी कौन है, दोनों के नाम आप लोगों को बताने हैं। इसी के साथ में ये बात कर रहे हैं आप सुशासन के बारे में और ये बात कर रहे हैं सुशांत के बारे में, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। तो आखिर किस तरीके के रवैये को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर ये कार्टून। तो 40 से लेके 50 शब्द में आप लोग अपना व्यू लिखने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में पढ़िए जाकर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है कई सारे बच्चों के द्वारा। तो आप लोग भी वहां से सीख सकते हैं कि हाँ किस तरीके की चीजों को लिखना है। ठीक है, आइए आर्टिकल की ओर बढ़ता हूं। सबसे पहले जो आर्टिकल है यहाँ पर ये डिजिटल डिस्कनेक्ट के बारे में बात करते हैं। डिजिटल डिस्कनेक्ट समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को समझने के लिए एक पिक्चर में दिखाऊंगा, उसमें आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। ये दो पिक्चर हैं आप लोगों के सामने जो कि कंबाइन की हुई है। एक साइड में आप लोगों को ये सिटी देखने को मिलेगी और एक साइड में आप लोगों को एक गांव वाला एरिया देखने को मिलेगा। सिटी में अगर किसी भी गली नुक्कड़ के चौराहे पर आप लोग खड़े हुए हैं, कहीं पर भी जाकर आप लोग अपना इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फोन में नेटवर्क आएंगे तो इंटरनेट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। पर ये सारी चीजें आप लोगों को गांव में देखने को नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम 24 आवर देखने को मिलती है अगर दिल्ली जैसी सिटी में आप लोग रहते हैं। थोड़ा बहुत कट हो जाता है, वो एक अलग बात है। गांव में जाएंगे तो यहां पर आप लोग ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सर्विस देखने को मिलेगी। इवन गांव में लोगों के पास में फोन भी है तो कई बार वहां पर नेटवर्क देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन नजर आती है। इवन मैंने आप लोगों को भी बताया था कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है अगर कई सारे एरिया जहां पर इंटरनेट की जो अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल ही नहीं है, जहां पर अभी कोशिश की जा रही है कि इंटरनेट लेकर आए। अरे यार इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं कई सारे एरिया में, इंटरनेट कहां से आएगा? तो पहले इलेक्ट्रिसिटी लेकर आनी पड़ेगी, फिर इंटरनेट लेकर आना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये जो इस तरीके का जो पैटर्न देखने को मिलता है तो ये सोसाइटी को डिवाइड कर देता है। पेंडेमिक के चलते स्कूल बंद हो गए भैया। जिनके घर में इंटरनेट है, जिनके घर में फोन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है, वो तो आराम से सारा काम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें एक तरीके से फैसिलिटी मिली हुई है। पर लेकिन उसके बारे में सोचिए जो खासकर ऐसे एरिया में रहते हैं जो गांव में, वो अपनी एजुकेशन को कैसे कंटिन्यू करेंगे? वहां पर किसी के पास में इंटरनेट नहीं है तो किसी के पास में बिजली नहीं है, किसी के पास में फोन नहीं है तो किसी के पास में लैपटॉप नहीं है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसके चलते बहुत सारे सेक्शन सोसाइटी का ऐसा है जो एजुकेशन से वंचित आज की डेट में हो रहा है। तो उसी को समझाने की कोशिश यहां पर की गई है। तो क्या क्या समझ लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कि पुअर इंटरनेट एक्सेस कहीं देखने को मिलेगी। तो इसके चलते एक काफी बड़ा डिवाइड नजर आता है, जिसके बारे में हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल जो है दो जगह कवर आप लोग को हो जाएगा। देखिए कोई भी अगर आप लोग के सामने आर्टिकल आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक पेपर में कवर होगा। तो यहां पर आप लोग दो पेपर देखते हैं, जैसे कि एजुकेशन के बारे में बात करें तो पेपर सेकंड में हो गया, और इसी के साथ में टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो पेपर थर्ड में हो गया। ठीक है, सोसाइटी को इंप्रूव करने के बारे में अगर बात करेंगे तो पेपर फर्स्ट में भी आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाएंगी। यानी कि ऐसा नहीं डिफाइन कर सकते आप लोग, इंटरलिंक जब तक आप लोग सब्जेक्ट को नहीं करेंगे, टॉपिक को नहीं करेंगे, तब तक आप लोग एक सही मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इंटरलिंकिंग आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और वो कैसे होगी? वो तब होगी जब सारे सब्जेक्ट का आप लोगों के सामने सिलेबस रहेगा। तो इसलिए सिलेबस जो है वो आप लोग की, वो नहीं कहते, टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए, ताकि कोई भी आप लोगों से कोई पूछे तो तुरंत आप लोग उसके बारे में क्लैरिटी ला सको। ठीक है, तो ये सिलेबस देख लीजिएगा, अपना सिलेबस अपने सामने रखे टेबल पर, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रियलिटी में अगर आप लोग उसको अचीव करना चाहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आखिर किस लिए न्यूज में है यहाँ पर? तो यहाँ पर बात की जा रही है एनएसओ के बारे में। तो एनएसओ के द्वारा एक सर्वे किया गया और उसमें डेटा प्रस्तुत किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर डेटा इकट्ठा करती है, एनालिसिस करती है। इसमें बात की जा रही है यहाँ पर हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन ऑन एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि जो हाउस होल्ड है, इनके जो घर हैं, उसमें सोशल कंजप्शन के बारे में बात की जा रही है एजुकेशन को लेकर। और 2017 जुलाई से लेकर 2018 जून तक का यहाँ पर डेटा इकट्ठा इनके द्वारा किया गया और बताया गया कि क्या पुअर कंडीशन है, किसी के पास में कंप्यूटर है तो किसी के पास में इंटरनेट है। तो सारी चीजों को हाईलाइट किया गया है सेवरल स्टेट के अंदर, और कहां पर दोनों चीजें हैं तो वहां पर क्या चीजें नहीं है, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लोग अगर यहां पर स्टेट के लेवल पर जाओगे तो हमारी कंट्री में 28 राज्य हैं, पर लेकिन क्या सारे के सारे राज्य एक जैसे हैं? नहीं, किसी राज्य में आप लोग अच्छी फैसिलिटी देखने को मिलेगी और किसी में बुरी। चलिए कोई नहीं, राज्य अलग अलग है, समझ में आते हैं। अब आप लोग एक राज्य के अंदर आ जाइए, पर्टिकुलर राज्य के अंदर, राजस्थान के अंदर मान लीजिए घुस गए, जयपुर जैसी जो सिटी है या अच्छी जो सिटी है, वहां पर आप लोगों को सारी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। और कोई अगर दूर दराज की सिटी है, जैसे कि कोई भी अगर दूसरी सिटी का नाम ले लीजिए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लीजिए, जैसे अलवर हो गया, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को एक अलग तरीके का माहौल देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि चीजें जो हैं कंट्री के अंदर तो अलग अलग है ही है, कंट्री के अंदर जो राज्य हैं वहां पे भी आप लोगों को काफी बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर सामने निकल कर आती है।
तो इसके चलते एक डिफरेंस स्टेट आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलेगा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो क्या है देखने के लिए यहाँ पर देखिए, एक साइड में तो प्रिविलेज्ड सेक्शन है जिसके पास में विशेषाधिकार है सारी चीजें, और दूसरी साइड में डिप्राइव्ड सेक्शन है यानी कि जिसके पास में कुछ भी नहीं है। और ये जो एक तरीके से जो ब्रिज यहाँ पर जिसको एक तरीके से पुल बनाकर गैप कम करना था, ये एक तरीके से हम लोग उसको नहीं कर पाए। आज के डेट में भी खाई बनी हुई है, और 2004 में हमारी कंट्री में ये ब्रॉडबैंड पॉलिसी लाई गई थी, तब से चीजें और ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक खाई बढ़ती जा रही है, एक साइड में भारत और एक साइड में इंडिया, यानी कि एक साइड में सिटीज एक साइड में गांव, पर लेकिन हम लोग आज तक भी उस गैप को कम नहीं कर पा रहे हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात करें आज के डेट में जो पेंडेमिक है उसकी वजह से स्ट्रगल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, तो कई सारे राज्य का डेटा अलग अलग बताया गया है। जो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और केरला के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो 50% के करीब जो अर्बन और रूरल एरिया के जो हाउस होल्ड है वो यहाँ पर टुगेदर मिलकर यहाँ पर एक तरीके से इनको इंटरनेट की एक्सेस मिल पा रही है। अगर बात करें दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और केरला के अंदर। पर लेकिन अगर बात करें यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के अंदर, तो 40% के करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं घट गया है काफी। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर जाएंगे तो ये एक तरीके से 20% से भी नीचे आ गया है। तो यहां से समझ में आता है कि अलग अलग राज्य में अगर एक एवरेज आप लोग निकालते हैं तो वहां पर अलग अलग तरीके की फैसिलिटी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो वहां से हम लोग ये समझ पाते हैं कि क्या हम लोग रियलिटी में ऑनलाइन एजुकेशन को इस तरीके से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है जब तक बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल वहां पर नहीं हो पाएगी। आगे अगर बात करें यहां पर स्टेट के बारे में, तो यहां पर कई सारे जो स्टेट हैं वो अलग अलग तरीके से यहां पर फोकस देकर चल रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, पर लेकिन फिर भी इतनी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं कि अप टू द मार्क आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि नेट जो एक्सेस है वो काफी क्रिटिकल देखने को मिलेगी। कहीं पर आप लोगों को मान लीजिए मोबाइल फोन वगैरह, लैपटॉप वगैरह मिल भी जाते हैं, पर लेकिन रियलिटी में क्या जरूरी है कि वहां पर सारी फैसिलिटी एक तरीके से जरूरी है मिल पाएगी। तो वहां पर उसके लिए सोचना पड़ेगा हम लोग को। 5 से 10% जो रूरल उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है, ये कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। यानी कि दो तरीके हैं, एक तो आप लोग ये देखिए कि बहुत कम माइनॉरिटी ऐसी है, या माइनॉरिटी मतलब कम संख्या के लोग ऐसे हैं जिनके पास में सारे फैसिलिटी है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे हैं जिनके पास में फैसिलिटी होते हुए भी उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर अलग रीजन बन जा रहे हैं कई सारे। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। जैसे मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास में सारी फैसिलिटी है, उनके पास में एक तरीके से मोबाइल भी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, सारी चीजें हैं, पर लेकिन वहां पर इंटरनेट शटडाउन चल रहा है। तो एक तरीके से ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अलग अलग माहौल सारे एरिया में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो रिमोट लोकेशन है तो कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है। तो किस तरीके से हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन तो हम लोग बात कर रहे हैं, ऑफलाइन तो बंद कर चुके हैं, ऑनलाइन के बारे में हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे पॉसिबल है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा बोला गया था कि 1000 दिन में हम लोग आने वाले टाइम में ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सारे गांव को कनेक्ट कर देंगे। पर लेकिन देखिए कथनी और करनी में जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा देखने को मिलता है। कई बार ये बातें बोली जा चुकी हैं कि कब तक ये कर देंगे, तब तक ये कर देंगे, और फिर आगे चलते तो फिर से इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो इनके चलते अगर इनके ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी तो फिर कोविड-19 जैसी हालत होगी। हमारी कंट्री वर्ल्ड में 2nd नंबर पर आ गई है कोविड-19 में। तो इसके चलते कंडीशन ये देखने को मिल रही है कि हम लोग किस तरीके से चीजों को फॉलो करके चल रहे हैं। क्या रियलिटी में जो पॉलिसीज हैं उस तरीके से बना पा रहे हैं कि जो चीजों को कंट्रोल करें, चाहे हेल्थ की बातें करें, चाहे एजुकेशन की बात करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें निकल कर आ रही है, पर लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन डिसाइड करेगा वो कितनी अच्छी है। क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले बताया था, ये बात आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, संविधान अच्छा या फिर बुरा वो इस तरीके से डिपेंड करता है कि वहां के लोग उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कितना ही अच्छा संविधान क्यों ना हो, उसको इंप्लीमेंट करने वाले की मनसा अगर बुरी है तो वो उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूंढ ही लेगा और वो उसको एक तरीके से गलत तरीके से इंप्लीमेंट करेगा। कितना ही बुरा संविधान क्यों ना हो, अगर इंप्लीमेंट करने वाले की मनसा अच्छी है तो फिर आप लोग को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो वही फंडा यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो आज की डेट में अगर बात करें, जो कनेक्टिविटी है वो ढंग से नहीं मिल पा रही है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एजुकेशन को प्रायोरिटी में हम लोग को रखना चाहिए। जो डेटा हमारे सामने एनएसओ के द्वारा प्रस्तुत किया है उसको ध्यान में रखते हुए कैसे हम लोग जिस तरीके से इक्विपमेंट के बारे में बात करें, कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, तो वो चीजें हम लोग यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात बोली जाती है। देखिए मान लीजिए कुछ कई सारी कंपनी ऐसी हैं हमारी कंट्री में जो आज की डेट में डेस्कटॉप से हटके लैपटॉप के ऊपर शिफ्ट हो रही है। तो वो कंपनी कई सारे गवर्नमेंट ऑफिस ऐसे हैं, तो वहां के जो पुराने डेस्कटॉप थे उनको जो नीडी पर्सन है उनको वहां पर प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा जब सिलेंडर की हमारी कंट्री में जब योजना लाई गई कि सबको गैस के सिलेंडर देने हैं, तो उस टाइम पर ये भी मुहिम चलाई गई कि जो अपना डोनेट करना चाहते हैं एक तरीके से, जिसको लगता है खुद खरीद सकता है खुद खरीद ले। तो ऐसे बहुत सारे लोग सामने निकल कर आए। तो ऐसे यहाँ पर अगर किसी का लगता है कि पुराना डेस्कटॉप कंप्यूटर कोई पड़ा हुआ है जिसको वो यूज नहीं कर पा रहे, काफी लंबे समय से रखा हुआ है, तो किसी नीडी लोग को दे सकते हैं, कम से कम उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। जब उससे की बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए तो फिर किसी और को दे दीजिए उठाकर वहां से। तो इस तरीके से
चीजें जो है कम से कम आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। या फिर अगर गांव में कुछ स्कूल है तो वहां पर जाकर कॉमन एक कंप्यूटर रख दिया ले जाकर, ताकि वहां पर सब बच्चे आकर बैठकर देख सके चीजों को। तो कुछ ना कुछ ऐसा एरिया आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा ताकि जो बच्चों तक एजुकेशन पढ़ाई जा सके। और गवर्नमेंट को भी जो भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जो भी गैप है उनको फिल करना पड़ेगा ब्रिज की हेल्प से। जो डिजिटल डिवाइड है सोसाइटी में तो वो कम करना पड़ेगा, तब जाकर सिचुएशन जो है आप लोग को नॉर्मल होती है नजर आएगी। वरना ऐसे बोलना कि ऑनलाइन एजुकेशन ले लो, जिसके पास में फोन ही नहीं है, क्या ऑनलाइन एजुकेशन उसको आप लोग दोगे? तो ये तो कम से कम आप लोगों को चीजें बेसिक जो नीड है वो तो आप लोगों को प्रोवाइड करानी ही पड़ेगी। ओके, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। एक पर्टिकुलर न्यूज में काफी बड़ा एरिया जो यहाँ पर देखने को मिलता है जहां पर दोनों कंट्री आमने सामने झड़प रही है। यहाँ पर पेंगोंग लेक, तो पेंगोंग लेक जब आप लोग देखेंगे तो एरिया के बारे में आप लोग जान पाएंगे। थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को पेंगोंग लेक के बारे में आइडिया दूं तो ये वही लेक है जहां पर 3 इडियट की शूटिंग आप लोगों को देखने को मिली थी। ठीक है, तो जो 3 इडियट की शूटिंग है, खासकर जो लास्ट वाला सीन है उसके बारे में बात की जा रही है, जहां पर आमिर खान के साथ में करीना कपूर जाकर मिलती है। तो वो वाला जो सीन यहां पर फिल्माया गया है ये इसी पर्टिकुलर लेक के ऊपर फिल्माया गया है। तो अगर आप लोगों को सीन याद होगा तो आप लोगों ने आसपास की लोकेशन पर ध्यान अगर दिया हो, हीरो और हीरोइन को छोड़कर, तो आप लोगों ने देखा हो कितना प्यारा लगता है। यहाँ पर जो पानी का जो कलर है वो एकदम ब्लू आप लोगों को देखने को मिलता है, और सारा जो एरिया है मतलब एकदम क्लीन एंड नीट एंड क्लीन वाला एरिया, और कितना अच्छी सी फीलिंग आती है उस पर्टिकुलर एरिया को देखकर। कभी टाइम मिलेगा तो जाएंगे जरूर, यहाँ पर आज तक गए नहीं है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गए हैं यहाँ पर, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पर गए हैं। तो यहाँ पर ये इतना शानदार एक तरीके से देखने में लगता है, तो जब वहां पर जाएंगे रियलिटी में आंखों से देखेंगे तो कैसा लगेगा। तो यहाँ पर फिलहाल अभी इंडिया और चाइना की झड़प चल रही है जिसको बोलते हैं पेंगोंग तोशो लेक। तो कहां पर है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे देखने को मिलेगा इंडिया और चाइना के बीच में। तो एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ तो ये इंडिया के अंदर में है और कुछ ये आप लोगों को चाइना के अंदर में देखने को मिलेगी। तो इंडिया के अंदर वाला जो पोर्शन है वो भी यहां पर कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा कि उसको भी कैप्चर कर लिया जाए। गालवान वैली के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है। दोनों कंट्री में झड़प देखने को मिली और कई सारे लोगों की जान चली गई। तो ये जो झड़प चल रही है काफी लंबे समय से चल रही है, और फिलहाल चाइना जो है वो हदें सारी पार करता हुआ जा रहा है। तो सामने वाला अगर कोई हद पार करेगा तो उसके कुछ ना कुछ रीजन आप लोगों को उसके पीछे देखने को मिलेगा। क्या रीजन यहां पर हो सकता है? अगर सामने वाला हद पार कर रहा है तो या तो वो सोच रहा है कि तुम काफी कमजोर हो इसलिए वो हद पार कर रहे हैं। दूसरा इसलिए हद पार कर सकता है अगर तुम्हारी जो स्ट्रेटजी है वो सही नहीं है चीजों को लेकर, यानी कि तुम उनको टैकल नहीं कर पा रहे हो एक तरीके से, तभी यहां पर हद पार कर सकता है। ये तो पता है सामने वालों की ताकतवर है, पर लेकिन अभी ढीला ढाला पड़ा हुआ है, सोचता है काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो भी सामने वाला अपनी हद पार करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो इसी के बारे में कुछ बातें समझाने की कोशिश की जा रही है। अभी फिलहाल जो इंडिया और चाइना को अगर आप लोग बात करें तो यहां पर जिस तरीके से कंडीशन बन गई है तो बोला जा रहा है कि प्यूनिटिव रिटेलिएशन के कंपेयर में हम लोग को प्रिवेंटिव जो चीजें हैं उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। मतलब क्या है, एक बच्चे ने घर पे कांच का बर्तन तोड़ दिया तो हम लोग क्या करें, उठा उठाकर बच्चे को मारे पकड़ पकड़ कर, और मतलब उसको धुन दे पूरा बच्चे को। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यहां पर यह कि बच्चे को समझाएं कि यार ये जो कर रहे हो ये सही नहीं है। एक तरीके से उसको थोड़ा सा खौफ रहना चाहिए। अगर बच्चों को आंखों आंखों में डराना एक बार सीख गए आप लोग, कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाओगे तो बच्चे के मन में एक खौफ रहेगा। पर लेकिन जिस दिन आप लोगों ने हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया तो वो आप लोगों की लिमिट समझ जाएगा कि इससे फालतू क्या करेंगे, 4 थप्पड़ मार लेंगे। वो काम कभी नहीं करना है, और इवन ये काम कभी भी लाइफ में किसी के साथ में भी नहीं करना है। रियलिटी में अगला एक रिलेशन को आप लोग सही डायरेक्शन में लेकर चलना चाहते हैं तो एक खौफ जो बच्चे के अंदर होना चाहिए वो आंखों का ही काफी है। कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए उसके ऊपर, वरना आगे चलकर उसका एक माइंडसेट बन जाता है और फिर वो उसको अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करता है। तो यहां पर भी ये बोला गया कि प्यूनिटिव रिटेलिएशन के बदले अगर प्रिवेंटिव मेजर्स पर आप लोग ज्यादा फोकस देंगे तो सोल्यूशन आप लोग निकाल पाएंगे। 4 महीने से ज्यादा हो गए यहां पर हमारी कंट्री की टेरिटरी में चाइना घुसा हुआ है, और अब तक कॉन्टिन्यूसली वहां पर कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करें, 1 मिनट, जैसे आज ही के न्यूज़पेपर में आप लोगों को दिखाता हूं, यहां पर आप लोग चीजों को देख पाएंगे। ये पर्टिकुलर लोकेशन देखिए, ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं इसको। यहां पर जो दिखाने की कोशिश की गई है ये पिक्चर, 1 सेकेंड, थोड़ा सा और जूम करते हैं, थोड़ा सा और जूम करते हैं। ये है बेसिकली यहां पर, ठीक है। तो अगर आप लोग ये पर्टिकुलर एरिया देख रहे हैं तो यहां पर आसपास वाले एरिया में जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो
तो चाइना जो है वो कई सारी हदें यहां पर पार कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है काफी सारे एरिया में, खासकर जो इसके क्रॉस कर बॉर्डर को भी। तो हमारी कंट्री के लिए सोचने वाली बात है, और ये खुद गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि चाइना ऐसी हरकतें यहां पर कर रहा है। तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ चाइना ऐसी हरकतें कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सामने वाला तुम्हारे घर में आकर ऐसी हरकतें कर रहा है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब तुम में कमियां आ चुकी हैं, या फिर सामने वाला तुमसे डर नहीं रहा है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चलते जो इंडिया की जो लॉस्ट टेरिटरी है जो कि बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहां डिमार्केट ढंग से नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की जो इंटेलिजेंस जो वार्निंग है वो भी फेल हो गई है यहां पर। यानी कि हमारी कंट्री में जो इंटेलिजेंस जो फोर्स है जो काम करती है, उनको भी पता नहीं चल रहा है कि क्या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, और चीजें जब बढ़ जा रही हैं, सामने वाला आकर घर में तंबू लगा दे रहा है, तब जाकर वो आंखें खोल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर अगर बात करें, इंटेलिजेंस सर्विस जो एक तरीके से कलेक्ट नहीं कर पाई सफिशिएंट डाटा रिलेटेड टू जो चाइना ये हरकतें कर रही है। इसी के साथ में अगर बात करें, अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें, जो हमारी मिलिट्री की पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं चाइना को एक तरीके से टैकल नहीं कर पा रही है, वो भी फेल हो गई है। यानी कि हमारी मिलिट्री फोर्सेज का जैसे यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए था, वो भी हम लोग ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे चाइना इससे भी यहां पर डर नहीं पा रहा है। तो एक तरीके से दोनों सिस्टम में हम लोग फेल हो गए हैं, इंटेलिजेंस सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मिलिट्री पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि मिलिट्री का जो कंट्रोल है वो दिल्ली में बैठे हुए हमारी कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके हाथ में रहता है, उसके बेस पर चीजें आगे बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी हम लोग ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि चाइना हमारे एरिया में आकर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहां गई है, क्रॉमलग आ गई है कि आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है डिफेंड करने का हमारी कंट्री के बॉर्डर को, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जैसी एक्सपेक्टेशन आर्मी से लगाई जा रही थी, वो एक्सपेक्टेशन आप लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। तो इसीलिए यहां पर करंट जो क्राइसिस है, कहीं ना कहीं आप लोगों को जो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाता है, और हमारी कंट्री के एरिया में चाइना की प्रेजेंस जो देखने को मिलती है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो चीजें और ज्यादा आप लोगों को बढ़ती नजर आएंगी। आर्मी के बारे में बात करें, जो आर्मी की जो डॉक्ट्रिन है एक तरीके से चीजों को डिटरेंट डिफेंस करने वाली, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि वो सही तरीके से अपना रिजल्ट नहीं दिखा रही है। अगर रिजल्ट दिखाती तो ये सिचुएशन आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है। आर्मी के बारे में बात करें तो यहां पर अगर आप लोग देखिए, कई तरीके की सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। एक साइड में पाकिस्तान है, अगर कुछ करता है तो हम लोग तुरंत जाकर घर में घुस जाते हैं। एक तरीके से एक साइड में चाइना है, जो कुछ करता है तो हम लोग देख देख कर एक तरीके से उन्हें कहते हैं फूक फूक कर पैर उठाते हैं। तो क्या मतलब है यहाँ पर, सीधे सीधा मतलब यहाँ पर यह कि चाइना को कहीं ना कहीं हम लोग एक तरीके से या तो ज्यादा ताकतवर मान रहे हैं, क्योंकि हमारे एरिया में आकर वो हरकतें कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, और एक तरीके से कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर समझने लगे हैं। तो हम लोग को समझना पड़ेगा किस तरीके से ये चीजें करनी है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि सिचुएशन को हम लोग थोड़ा सा नॉर्मल करके चलें। पर लेकिन ये नॉर्मल करने के लिए थोड़ी सी बातें भी करनी पड़ेंगी, पहले तो सामने वाले से, और पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। हमारी कंट्री में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको भी थोड़ा सा चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो जिस तरीके से हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट देते हैं, जो उनकी खुद की स्टेटमेंट उनकी खुद की गवर्नमेंट से मैच नहीं करती है, ये भी जनता में कंफ्यूजन लेकर आ रही है। हमारी कंट्री में जो जनता है उसका कहीं ना कहीं ट्रस्ट कम होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये चीजें भी यहां पर बोलने की कोशिश की गई है। तो इसी का मतलब है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है हमारी कंट्री में, और जो आर्मी, ये आर्मी की जो चीजें हैं उसको मिस कैलकुलेट कर हम लोग चल रहे हैं, इसीलिए चाइना अपनी हदें पार कर रहा है। तो हैवी मिलिटराइज क्राइसिस यहां पर देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, अगर कुछ भी चीजें आगे बढ़ी तो इसलिए कोशिश ये करनी है कैसे उसको नॉर्मलाइज करके चलना है, पर लेकिन इस तरीके से सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना है ताकि सामने वाला हम लोग को कमजोर भी न समझे। तो इंडिया को जो सामने जो चैलेंज आ रहा है, तो इससे लेसन सीखने की जरूरत है। यहां पर सिमिलर जो एक तरीके से अलर्ट जो टैक्टिक्स हैं, ये इंडियन ओशन में दूसरी जगह भी चाइना आकर हरकतें कर सकते हैं। आज तो यहां पर ये घुस रहा है, कल को इंडियन ओशन में आगे किसी और एरिया में हरकतें चाइना कर सकता है, तो तब आप लोग क्या करोगे। तो ये चीजें आप लोग को चाइना की समझनी पड़ेगी, और एक रिजल्ट ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कि क्या चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है। तो जो भी आप लोग इसके बारे में राय रखते हैं तो आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है, ये थोड़ा सा टेक्निकल आर्टिकल देखने को मिलेगा, कई सारी टेक्निकल टर्म्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये बात करें कॉटन के बारे में, हिंदी में जिसको कपास बोलते हैं, रुई के नाम से भी कई बार जानते हैं, जो कि रजाइयों में आप लोग यूज करते हैं उसको। तो हमारी कंट्री में बात करी जा रही है कि ह्यूज फेवर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से। जो जीएम क्रॉप है हमारी कंट्री में, अगर उसको देखा जाए आज के डेट में कि काफी ज्यादा फायदा उससे देखने को मिलता है। इंडिया जो है आज की डेट में डोमिनेट कर रहा है ट्रेड में जीएम क्रॉप के बारे में। ग्रीस, रोम, पर्सिया, इजिप्ट और यहाँ पर ये ऐसे जो है इस पर्टिकुलर एरिया में हमारी कंट्री के एशिया आसपास वाले रीजन के पार्ट में काफी लार्ज स्केल पर हम लोग जो ब्रिटिश कॉटन बेसिकली यहाँ पर ये है जीएम क्रॉप, उसको एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। कॉटन जो है ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में पहली बार देखने को मिल रही है, 5000 साल पहले भी आप लोगों को यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। मोहनजोदारो में
खुदाई के टाइम पर कॉटन पाई गई है। इसी के साथ में मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर भी ये आर्कियोलॉजी के द्वारा इसको फाइंड किया गया है। क्या क्या मतलब है इसका पाकिस्तान के अंदर, ये क्यों बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान 1947 तक हमारा पार्ट था और उससे पहले की बात की जा रही है, तो इस तब तक पाकिस्तान हमारा पार्ट था, इसके बाद में अलग हुआ। अगर बात करें कॉटन जो कल्टीवेशन के बारे में 20वीं सेंचुरी तक अगर आप लोग देखिए तो हमारी कंट्री में इंडिजिनस जो वेराइटी है वो यूज की जाती थी। तो ये जो इंडिजिनस वेराइटी है जिसको बोल रहे हैं यहां पर गोसिपियम आर्बोरियम, ठीक है, तो ये आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो ये 20वीं सेंचुरी तक ये आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर 20वीं सेंचुरी के बाद में कुछ हाइब्रिड वैरायटी आना स्टार्ट हो गई, जैसे जी हर्स्टियम, ठीक है, तो इस तरीके से वैरायटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये इस तरीके की जो वैरायटी है ये फिर आगे हमारी कंट्री में इनको यूज किया गया काफी लंबे समय तक। तो फिर क्या हुआ, फिर चीजें यहां से चेंज होना स्टार्ट हो गई। हाइब्रिड जो वैरायटी थी एक तरीके से जो डिफरेंट जो लोकल पेस्ट थे उनके सामने कई बार तो रेजिस्ट नहीं कर पाती थी, मोर फर्टिलाइजर की जरूरत होनी पड़ी, मोर पेस्टिसाइड्स यहां पर चाहने लगे। यानी कि हमारी कंट्री की जो वैरायटी थी उसके कंपेयर में जो हाइब्रिड वैरायटी थी वो भी एक अलग तरीका माहौल क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जिस तरीके की वैरायटी है उसी तरीके से उसको फिर उसी तरीके से उसको इरिगेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उसी तरीके से देख रेख यानी कि उसी तरीके से सारी चीजें करनी पड़ेगी जैसा उसका माहौल बनता चला जाता है, क्योंकि किसानों के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन पड़ना स्टार्ट हो जाता है। कई सारी जो वैरायटी थी काफी लार्ज स्केल पर संक्रमण उसके अंदर देखने को मिला दो तरीके से, एक तो यहाँ पर मोथ पेस्ट देखने को मिला, दूसरा यहाँ पर सैप सकिंग। तो दो तरीके से जो यहाँ पर पेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तो पिंक बोलवॉर्म जो देखते हैं जैसा पिंक बोलवॉर्म है इस तरीके से देखने को मिला। तो ये बेसिकली कई तरीके से यहाँ पर नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए, ठीक है। इनका जो नाम है ये भी यहां पर दे रखा है लिपिडोप्टेरन, ठीक है, इसका है हेमीपेट्रन, ठीक है। तो ये इनके साइंटिफिक नेम है जो कि आप लोगों के सामने है। इंडिजिनस वैरायटी जो है जैसे जैसे नई नई वैरायटी आती चली गई, इंडिजिनस वैरायटी जो है वो अपना अस्तित्व खोती चली गई, तो इस तरीके से चीजें जो है वो आगे बढ़ी। यानी कहने का मतलब यहां पर ये जैसे ही बाहर की वैरायटी आना स्टार्ट हो जाती है तो लोकल जो क्रॉप्स है वो कहीं ना कहीं साइड में होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारी कंट्री में अंग्रेज आए तो हमारी कंट्री में आज के डेट में अगर आप लोग चीजों को देखें, जो ब्रिटिश जो कपड़े पहनते थे मैक्सिमम जीन्स ये सारी चीजें वो आज के डेट में हम लोग पहनते हुए नजर आते हैं कहीं ना कहीं। तो उनकी कल्चर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अपनी कंट्री के जो कुर्ता पैजामा, ठीक है, कुर्ता धोती जो कि काफी रिलैक्स जो आप लोग देखते हैं जिससे बॉडी रहती थी, उनको आप लोग कभी भी नॉर्मली नहीं देखोगे। शादी विवाह में या तो किसी को पहने हुए देखोगे या फिर कोई अलग ही तरीका माहौल अगर कहीं पर है तो वो आप लोगों को नजर आएगा। नॉर्मल कैजुअल तरीके से कुर्ता पजामा भी यहां पर आज की डेट में लोगों ने पहनना बंद कर दिया है। अगर लार्ज स्केल पर देखोगे, ये बस जो नेता है उनकी ड्रेस बनती हुई जा रही है कहीं ना कहीं, तो नॉर्मल इंसान इससे दूर होते जा रहे हैं। तो ये कल्चर का जो डिफरेंस नजर आता है ये होता है कि जब कोई नई चीजें एंट्री करती है तो पुरानी चीजें जो है वो साइड में होना स्टार्ट हो जाती है। जब कोई पुरानी चीज हटकर नई चीज आती है तो फिर उसके साइड इफेक्ट भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यूज जो था यहाँ पर सिंथेटिक जो पायरोथायरॉइड, ये जो मैन मेड पेस्टिसाइड था तो उसका यूज यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। कंट्रोल पेस्ट हुआ, थोड़ा क्षेत्रफल में ज्यादा चीजें बढ़ी। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये वेराइटी थी ये अमेरिकन लॉन्ग ड्यूरेशन कॉटन आप लोगों को देखने को मिला, जिसके चलते यहाँ पर और भी कई सारी चीजें देखने को मिली, जैसे कि जो यहाँ पर ये करने लगा कि रेजिस्टेंस जो पेस्ट है उसको रेजिस्टेंस करने लगा। जो पिंक जिसे हम लोगों ने बात की यहाँ पर एक तरीके से रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस पिंक और अमेरिकन जो बॉलवॉर्म थे यहाँ पर, तो उनके बारे में बात करें तो माइनर पेस्ट इन पास्ट में यहाँ पर चीजें देखने को मिली। फिर चीजें जो थी वो बढ़ना स्टार्ट हो गई। देखिए जैसे मान लीजिए कोई वैरायटी आप लोग है, ऐसे आप लोग समझिए आप लोगों को सर में दर्द होता है, आप लोग उठाकर एक गोली ले लेते हैं, फिर सर में दर्द हुआ फिर गोली ले ली और बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम बाद 1-1.5 साल बाद आप लोग को ऐसा लगने लगेगा कि जो दवाई आप लोग ले रहे हैं उसका जो डोज है वो आप लोग को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग को हाई डोज लेना पड़ेगा इस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो सेम तरीके का रेजिस्टेंस यहां पर देखने को मिलते हैं, ऐसी कंडीशन यहां पर निकल कर आती है। तो इसके चलते कई सारी चीजें और देखने को मिली, किसानों के ऊपर इसका बर्डन बढ़ने लगा, जैसे फर्टिलाइजर उनको ज्यादा यूज करने लगा, तो इसी के चलते यहाँ पर और भी कई सारी जो बीमारियां यहाँ पर लगने लगी जिनका कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आया। तो कॉटन फार्मर की दुर्दशा यहाँ पर देखने को मिलने लगी। तो उस टाइम पर यहाँ पर बात करें तो ये बेसिकली जो बीटी कॉटन था वो इंट्रोड्यूस किया गया फिर हमारी कंट्री में, जब कॉटन फार्मर की दुर्दशा हो रही थी। तो 2002 के करीब में यहाँ पर बीटी कॉटन यूज किया गया। तो बीटी कॉटन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बीटी कॉटन का जो एक्सपेंडिचर था वो एज कंपेयर टू जो पहले था एक तरीके से इंसेक्टिसाइड्स का एक्सपेंडिचर जो था पर हेक्टेयर वो रिड्यूस हो गया 2006 में। पर लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी फिर आगे चलकर देखिए क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वहां पर फिर रेजिस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को चीजों को चेंज करना रहता है। इसीलिए खेत जो होते हैं किसानों के, एक बार में एक क्रॉप उगा ली, दूसरी बार में दूसरी क्रॉप उगा ली, कुछ टाइम में तीसरी क्रॉप उगा ली। तो जिस तरीके से आप लोग ऐसा काम करते हैं तो जो खेत के अंदर से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी जरूरत होती है कोई भी पेड़ पौधा उगाने के लिए, उनकी खपत जो होती है वो ज्यादा कम नहीं होते हैं,
क्योंकि अलग अलग क्रॉप उगाई जा रही है। रेगुलरली एक ही क्रॉप उगा रहे हैं तो फिर सिचुएशन आप लोग को अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वही सिचुएशन यहां पर देखने को मिली, रेजिस्टेंस फिर से चीजें क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। तो चीजें इसी तरीके से नॉर्मल चलती रही, सारी चीजें यहां पर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में पेस्टिसाइड भी घटता रहा, चीजें सही डायरेक्शन में चलती, पर 2009 में जाकर ये रेजिस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, जिसके चलते आगे आने वाले टाइम में काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली। इवन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, अब ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए, पानी की कभी ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। और नॉर्मली अगर गांव में आप लोगों ने देखा होगा, खेतों में एक बार फसल कोई उगा ली, उसका जो बीज बच गया उसी बीज को फिर वो यूज कर लेते थे अगले जो बेसिकली अगली सीजन की क्रॉप के लिए। तो गेहूं आप लोगों ने देखा होगा, बीज का गेहूं है, गन्ना उगाया जाता है तो बीज का गन्ना छोड़ रखा है। तो बेसिक क्या होता है वहां पर कि अपने ही खेत का बीज आप लोग यूज कर लीजिए। पर लेकिन जो नई जीएम क्रॉप यहां पर लाएगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिली कि हर बार नया बीज आप लोग को खरीदना पड़ेगा, जिसके चलते जो फार्मर की स्पेंडिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ गई यहां पर, और उसके चलते उनका खर्चा जो है और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो फार्मर के ऊपर डेट आ गया, यानी कि उधारी में फार्मर जीने लगे, और जो फायदा यहां पर चल रहा था वो फायदा यहां पर घटना स्टार्ट हो गया। अगर प्री बीटी लेवल से बात करें तो बोला जा रहा है कि 37 के करीब जो परसेंट है यहां पर जो इंसेक्टिसाइड्स है वो भी यहां पर ज्यादा यूज होने लगे, और स्पेंडिंग किसानों की बढ़ने लगी, यानी कि खर्चा बढ़ने लगा किसानों को। तो जब प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। दो ही तरीके हैं, तो प्रॉब्लम के नीचे दबकर मर जाओ या फिर उसका सॉल्यूशन निकालो। तो हमारी कंट्री में सोचा गया कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना है। अगर इंडिया की रैंक के बारे में बात करें तो 36 रैंक है, कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। हमारी कंट्री में खूब फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, अच्छी खासी इरिगेशन है, केमिकल्स वगैरह खूब यूज किए जा रहे हैं, फिर भी पैदावार वो देखने को नहीं मिल रही है। अगर बात करें पुअर रिसोर्स वाली अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर भी अच्छी खासी पैदावार होती है, जो कि वहां पर जो चीजें उनके द्वारा यूज की जाती है। तो कॉस्ट जो था इग्नोर करने का, देसी वेराइटी वो हम लोगों ने झेलना स्टार्ट कर दिया। तो इसी के चलते आज के डेट में जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई जाएगी। तो फिर रिसर्चर के द्वारा बोला गया कि प्योर लाइन कॉटन वैरायटी जो है उस पर फोकस देना चाहिए। इसी के साथ में हाई जो डेंसिटी जो प्लांट्स हैं उनको यूज करना चाहिए, शॉर्ट सीजन प्लांट्स यूज करना चाहिए। इस तरीके से कई सारे जो सॉल्यूशन निकालने की बात की गई, वैरायटी ऑफ जो चेंज यहां पर लाने की कोशिश की गई, चीजों को ध्यान में रखते हुए। इसी के साथ में बोला गया कि देसी वैरायटी जो है उस पर ज्यादा फोकस दो, रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीड है, ताकि आप लोगों से बाहर से बीज न खरीदने पड़े हर बार। बीटी कॉटन नॉर्मली अगर देखा जाए तो फेल हो चुकी है, तो इस तरीका मिस एडवेंचर फिर फ्यूचर में न करें हम लोग, जैसा बीटी कॉटन को देखने को मिला है, जैसे कि ब्रिंजल हो गया, ठीक है। इसी के साथ में हर्बिसाइड्स हो गया, रेजिस्टेंस। तो ये सारी जो चीजें हैं यहां पर हम लोग को समझना पड़ेगा कि लोकल वैरायटी क्या है और इस तरीके से बाहर की वैरायटी अगर लाते हैं तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर फोकस ये करनी चाहिए कि जिस तरीका माहौल है उस तरीके की चीजों को आप लोग इंप्लीमेंट कर चलो, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल को मैं ओरली ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि जो यहां पर जो चीजें लिखी हुई हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखी है। हालांकि मैंने पीपीटी फ्री बना दी है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, बताना क्या चाह रहे हैं। अगर मैं आज के डेट में आप लोगों को कुछ पैसे सेंड करता हूं, या फिर आज के डेट में आप लोग कोई मेल सेंड करता हूं, तो अगर वो मेल जो है वो एक तरीके से यहां पर जो यूज कर रहा है, अगर वो मेल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो इसका मतलब ये है कि यहां से वो डिकोड हो जाएगा। अगर मैंने आप लोगों को लिखा कि द हिंदू की पीडीएफ जो है मैंने 2 साल के आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। ये मैसेज मैंने आप लोगों को लिखकर भेजा। ये मैसेज जैसे ही मेरे यहां से आउटपुट हुआ तो यहां पर ये 0101011110 मतलब एक तरीके से बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट हो गया, और फिर आप लोगों के सामने जैसे ही आप लोगों के रिसीव एंड पर पहुंचा तो फिर से ये ऐसी लाइन लिखी हुई आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि बीच में अगर कोई इसको यहां पर ब्रेक करने की कोशिश भी करता है तो वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं समझ पाएगा जो यहां पर सेंड की जा रही है। यानी कि एक तरीके से उस जो इंफॉर्मेशन को डिकोडेड करके सेंड किया गया, तो जहां तक वो पहुंचेगी फिर वहां पर उसको फिर से डिकोड किया जाएगा एग्जैक्ट वही मैसेज डिलीवर करने के लिए। तो एक तरीके से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो एक अच्छी खासी टेक्नोलॉजी मानी जाती है, और क्रिप्टो करेंसी जो खासकर यूज की जाती है, बिटकॉइन जैसे आप लोग बात करते हैं, तो उसमें ये काफी बड़ा रोल प्ले करती है। हमारी कंट्री में बोला जा रहा है अगर ऑनलाइन इलेक्शन कंडक्ट कराना हम लोग स्टार्ट कर दें तो इस वाली टेक्नोलॉजी को हम लोग अपनी कंट्री में यूज कर सकते हैं। मतलब क्या इसका मतलब यह है कि खासकर अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज करना स्टार्ट करते हैं तो ऑनलाइन इलेक्शन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा यह होगा अगर आज के दिन में आप लोग वर्क कर रहे हैं, किसी और राज्य में काम कर रहे हैं, किसी और एरिया में आप लोग रह रहे हैं, तो लोकल एरिया में वोटिंग डालने के लिए आप लोगों को नहीं आने पड़ेगा। हमारी कंट्री की डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेज जो है कई बार इलेक्शन में ड्यूटी लगी होती है, या फिर डिफेंस फोर्सेज जो है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो अलग अलग एरिया में काम कर रही है, तो उनका भी वोटिंग राइट जो है वो ढंग से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। पर लेकिन सारी चीजें डिपेंड करती है कि किस तरीके से
आप लोग यहाँ पर ये सारे काम कर पाओगे? क्या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट रहा जा सकता है कंट्री के इलेक्शन तक कंडक्ट कराया जाए? तो ये चीजें कितने हद तक पॉसिबल है, तो उसकी वायबिलिटी आप लोग को देखने को मिलेगी। आंख बंद कर चीजों को अगर आगे बढ़ोगे तो दैट इज नॉट ए राइट सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो इसी के चलते यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी कंट्री में आज के दिन में लोग इतने एजुकेट भी नहीं है, ठीक है, कि आप लोग उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराओ। इसी के साथ में कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर लोगों के पास में इंटरनेट नहीं है, जब भी हम लोगों ने बात की, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, किसी के पास में फोन भी नहीं होगा, ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे। तो यहां पर भी फिर से एक डिवीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कितने हद तक आप लोग चीजों को किस डायरेक्शन में पहुंचाने की कोशिश करें, ये चीजें पहले आप लोग ग्राउंड लेवल की सिचुएशन को देखकर समझना पड़ेगा। यानी कि आप लोग खुद को जानते नहीं है कि आप लोग का लेवल क्या है, और आप लोग बोलेंगे कि नहीं भैया हमको तो यूपीएससी निकालना है। तो पहले उस लेवल में आप लोगों को लेकर आना पड़ेगा अपने आप को। सिलेबस देखिए, पुराने क्वेश्चन देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि निकलेगा, नहीं निकलेगा, पर लेकिन लेवल आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। जिस लेवल में आप लोग हैं उस लेवल में अगर चलते रहेंगे तो नहीं काम चलेगा। तो ये सारी चीजें जो है हमारी कंट्री गवर्नमेंट को समझना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, और क्या इसका रिजल्ट निकल सकता है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है कि किस तरीके से आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो सारी चीजें जब एक ढंग से एनालिसिस हो जाए उसके बाद में आप लोग चीजों को कुछ आगे अच्छे से बता सकते हैं कि ये ऐसे कर लीजिए। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग अपनी राय बताइएगा, क्या इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सारगोसस सी के बारे में हम लोगों ने बात की थी, बोला गया अटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है। दूसरा यहां पर बोला गया कि अनलाइक द अदर रीजन, ठीक है, जो अदर सीज होते हैं उनकी एक बाउंड्री होती है, इसकी कोई ऐसी बाउंड्री आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो क्या है ये, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नॉट 2। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी, ये आप लोग को बताना है। तो सही आंसर आइए यहां पर देख लेते हैं एक बार, ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें। सही आंसर है सी, जो कि बोला गया दोनों स्टेटमेंट सही है। जो यहां पर ये सी है, ये एग्जैक्ट आप लोग को नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो ये वाला रीजन है अमेरिका का, जो खासकर नीचे वाला रीजन, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी कोई एग्जैक्टली बाउंड्री आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। जो इसका नाम रखा गया यहां पर, तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे ये यहां पर सार्गोसम जो सीवीड है, ये काफी लार्ज स्केल पर यहां पर पाए जाते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये कई बार न्यूज में रहता है, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर को अगर पसंद आता है तो ही लाइक और शेयर करना है, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करनी है, और पीडीएफ वगैरह आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।